हेलो एवरीवन। तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ही चैप्टर है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है और ऑलमोस्ट थ्रू आउट द केमिस्ट्री इसका तुम्हें यूज पड़ेगा ही, मोल्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो पहले देखते हैं एटम के बारे में। ठीक है, एटम हमने बेसिक स्ट्रक्चर सभी ने देखा हुआ है कि भाई ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके आसपास कुछ ऐसा ये शक्तिमान जैसा डायग्राम दिखता है। ठीक है, ये शक्तिमान जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ये क्या है? बेसिकली एटम की ऑर्बिट्स है, जिन ऑर्बिट्स के अंदर क्या घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होता है। ठीक है, और एटम मतलब ये एक स्ट्रक्चर है, एक मॉडल दिया हुआ है किसी ने। और एटम ना बड़े छोटे होते हैं, मतलब देखो सपोज मैंने ऐसे किया और मैंने इधर दो उंगलियों के बीच में ऑलमोस्ट मतलब करोड़ों एटम्स पकड़ लिए हैं। अभी हवा में एयर है ना हमारे आसपास, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गैसेस वगैरह हैं। तो ऐसे करने पे मैंने लगभग बहुत करोड़ एटम्स पकड़ लिए हैं अपनी बीच उंगलियों के बीच में। ठीक है, तो अब ये क्यों बताना चाह रहा हूं मैं? बेसिकली क्या है, हम यहां पे इस चैप्टर के अंदर मोस्टली बात करेंगे इनकी काउंटिंग की या इनकी वेइंग की। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि ये यहां पर एक ब्लॉक दिया हुआ है, आयरन का ब्लॉक है, इस आयरन ब्लॉक के अंदर इतने सारे एटम्स हैं। ठीक है, 1070000 और आगे बहुत सारी जीरोस, तो इतने सारे एटम्स हैं। अभी देखिए मैं सिर्फ मिलियन ट्रिलियन बिलियंस में भी नहीं बोल पा रहा हूं इसको। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। सो हाउ डू वी काउंट दीज टाइनी क्रिएचर्स? इन छोटी छोटी चीजों को, इन एटम्स को या इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, मॉलिक्यूल्स को कैसे काउंट करते हैं? ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जनरल समझते हैं। जैसे कि सपोज ये पहले स्वीट बॉक्स है। ठीक है, डोनट्स रखे हुए हैं यहाँ पे कुछ, इनमें अगर काउंट करोगे तो ऐसे 12 डोनट्स रखे हुए हैं, है ना। ऐसे इधर एक एग का बॉक्स है, यहाँ पे 12 अंडे रखे हुए हैं, इसके अंदर 12 एग्स रखे हुए हैं, है ना। और इधर क्या है, इसके साथ में कुछ बनाना है, 12 केले रखे हुए हैं। तो ये सब 12-12 की क्वांटिटी है ना। और हमें पता है कि एक डजन क्या होता है? 12 चीजों का कलेक्शन। 12 चीजों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? 1 डजन। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे 1 डजन डोनट्स रखे हुए हैं। क्या है यहाँ पर? 1 डजन डोनट्स रखे हुए हैं। ऐसी एग्स की बात करूं तो यहां पे क्या है? 1 डजन एग्स रखे हुए हैं यहां पर। ठीक है ना। और यहां पे क्या है? 1 डजन बनाना रखे हुए हैं। तो हम 1 दर्जन जो यूज करते हैं ना, 1 दर्जन केले, तो खाली केलों के लिए थोड़ी यूज करते हैं। एक 1 डजन इज अ कलेक्शन ऑफ 12 यूनिट्स। 12 कुछ भी चीजें हो सकती है। ठीक है, ऐसे यहां पे देखते हैं बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। कितने रखे हैं? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ मतलब 1 और उसके आगे 7 जीरोस। तो ऐसी कुछ भी चीजें होंगी, मतलब 1 के आगे 7 जीरो लगा हुआ है, तो उसको हम बोल देते हैं 1 करोड़। अब यहां पे रुपए हैं तो 1 करोड़ रुपए। मान लो मेरे पास 1 करोड़ अंडे रखे होते, ठीक है, तो उनको 1 करोड़ अंडे बोल देते। तो ऐसी 1 मोल। अब 1 मोल यूज किया जाता है कब? 1 मोल यूज किया जाता है जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे हम चले जाते हैं। ठीक है ना, एटॉमिक लेवल पे जब चीजों को काउंट करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स, इन सब की काउंटिंग करनी है, तब मैं ये अपना जो डजन है या जो ये करोड़ है या लाख है या मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वगैरह यूज कर नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि बड़ी छोटी यूनिट हो जाती है उसके लिए। तो जो कन्वीनियंट यूनिट है वो क्या है? 1 मोल, है ना। 1 मोल कितना होता है? 1 मोल होता है इतना सारा, ये 1 मोल है। ठीक है, ऐसे थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। कितना है ये? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये कितना है? 1 मोल। अब यार ये बड़ा अजीब सा नंबर नहीं बना दिया? क्यों ऐसा मैं 6.022 लगा रखा है? ऐसे लिख देते जो बना ही रहा था। ये इवन 6 भी लगाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा नंबर लिख रहे थे, खाली 10 की पावर 23 को 1 मोल बोल देते। तो ऐसे कोई रैंडम नंबर नहीं है कि आज मन किया चलो ये नंबर लेते हैं और इसको 1 मोल बोल देते हैं। 1 मोल कहां से आता है? 1 मोल आता है कार्बन के एक सैंपल से। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लिया हुआ है किसको? कार्बन को। और कार्बन की कुछ आइसोटोप्स होते हैं, हमें पता है कि C12, C13, C14। तो C12 कार्बन 12 जो होता है, जो हमारा रेफरेंस है, ठीक है, वो कुछ लिया आपने और उसका 12 ग्राम मेजर किया। तो जो C12 वाला आइसोटोप है उसका कितना ले? 12 ग्राम का सैंपल लिया हमने यहां पर, है ना। और इसके अंदर हमने क्या किया? एटम्स काउंट कर लिए कि भाई इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं।
अब वो कैसे काउंट करे, वो अपने मतलब की चीज नहीं है, वो पता नहीं, भाई बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों ने गिन लिए कैसे करके। तो जब वो गिने और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करे कार्बन के, तो वो कितने आए थे, वो भी हमने यहां पे नंबर देखा। ठीक है भाई, तो एक कार्बन 12 के C12 के 12 ग्राम सैंपल में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो कितने आते हैं, वो इसके बराबर आते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां से वो रेफरेंस वाला नंबर आया हुआ है। ठीक है भाई, तो अब हम 1 मोल में जानते हैं कितनी चीजें होती हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब अगर मुझसे कोई बोले कि 1 मोल पेंसिल, तो मेरे पास दैट मींस कितनी पेंसिल है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पेंसिल। मुझसे कोई बोले कि भाई 1 मोल एग्स, 1 मोल एग्स का क्या मतलब होगा कि भाई इतने सारे एग्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, 1 मोल एप्पल्स मतलब इतने सारे एप्पल्स। अब ये एप्पल इतने सारे हैं कि आज तक धरती पे इतने एप्पल पैदा ही नहीं हुए, ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, एक 1 मोल पानी, मतलब कोई मेरे से बोले कि 1 मोल पानी के ग्लास, तो इतने ग्लास पानी, अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है, पानी है ना। लेकिन अगर मैं सारा का सारा पानी ग्लासों में भर दूं, अर्थ पे जितना भी पानी है वो सारा का सारा ग्लास में भर दूं, तो 1 मोल ग्लास पानी भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नंबर है। चलो भाई अब आगे चलते हैं। तो मोल्स की कैलकुलेशन करना, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो अभी हमने 1 मोल के अंदर क्वांटिटी देखी। ठीक है, उसी के बेस पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय दिस वैल्यू, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, इस वैल्यू को बोला जाता है, एक नाम दिया जाता है, इसको डिनोट करते हैं एन ए से। ठीक है, एन सबस्क्रिप्ट ए, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है भाई, तो हम हो सकता है आगे बार बार इसको ना लिखें, Na लिख दें, जो जहां पे भी Na लिखा है उसका मतलब ये ही नंबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स देखो कुछ भी हो सकते हैं, वो हो सकता है एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर तुम केले के निकालना चाह रहे हो, या अंडे निकालना चाह रहे हो, या सेब संतरा कुछ भी निकालना चाह रहे हो। बट अगेन ये नंबर इतना बड़ा है कि मैं जनरल लाइफ में इसे यूज ही नहीं कर सकता, तो सिर्फ एटॉमिक लेवल पे जो चीजें होती हैं उनके लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उनको इन जनरल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल देते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, तो एक बॉक्स है, ठीक है, कंटेनर है, इसके अंदर हमें बताना है कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स अमोनिया भरा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स दे दिए 12.044 इंटू 10 की पावर 23, है ना। हमें क्या निकालना है कि इसके अंदर मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 12.044 इंटू 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, तो लिखते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, यहां देख सकते हैं ये कैंसिल आउट होगा 2 पर, 10 की पावर 25 बाय 10 की पावर 23, ये कैंसिल आउट होगा 10 की पावर 2 पे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर 2, तो दैट मीन्स 200 मोल्स हो गए एक तरीके से। ठीक है, 200 मोल्स हो गए। तो सिंपल है, बस मैंने क्या किया, यहां इस बॉक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उसको डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, तो मेरे पास मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए कि कितने मोल्स अमोनिया अवेलेबल है। ठीक है, और देखते हैं, अब हमें दिया हुआ है कि एक बॉक्स है अगेन, उसके अंदर 10 मोल्स ऑफ CO2 है, तो 10 मोल्स ऑफ CO2 है, मुझे बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहां पर। अब मुझे उल्टा दे दिया, मतलब बेसिकली मुझे मोल्स दे दिया और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने, तो मुझे पता है भाई तरीका, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहां पर कितने हैं, 10 है। नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स मुझे निकालने हैं, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये Na बस यहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए यहां पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल्स टू 10 Na। तो या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर Na की टर्म्स में हमारे पास ऑप्शंस हैं तो इसी तरीके से छोड़ सकते हैं, नहीं तो Na की वैल्यू रख देंगे 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो इट विल गिव अस 6.022 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, 10 की पावर 24, ये आंसर आ जाएगा यहां पर। क्लियर है, सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, है ना। और इसमें एक दो चीजें देखते हैं। चलो भाई,
सपोज हमारे पास है कि एक और कंटेनर दिया हुआ है, एक कंटेनर दिया हुआ है ना, और इसके अंदर बोल दिया हमारे पास 3.011 इंटू 10 की पावर 20 H2 मॉलिक्यूल्स हैं, H2 मॉलिक्यूल्स। ये बेसिक सी चीजें हैं, बट ये कई बार परेशान करती हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी नई नई चीजें हैं, है ना, नया पहली बार देखते हैं, तो इसीलिए एक बार इसमें बहुत बेसिक से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। तो 3.011 इंटू 10 की पावर 20 H2 के मॉलिक्यूल्स हैं इस बॉक्स के अंदर। तो हमें बताना है कि भाई नंबर ऑफ H2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालने हैं। तो निकाल सकते हैं, आसान चीज है, ठीक है। कैसे निकालते हैं मोल्स, कैसे निकालेंगे भाई? तो हमारे पास क्या लिखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 3.011 इंटू 10 की पावर 20 बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये कैंसिल आउट होगा कितने पे, 2 टाइम्स पे, और ये कैंसिल आउट होगा कितना, 10 की पावर 3 टाइम्स पे। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2000, ठीक है। या ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। एक 10 ऊपर ले लेंगे, एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, 10/2 5 हो गया, और वो 10 टू द पावर -4 चला जाएगा। इस टाइप से एक सवाल हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं, सपोज हमारे पास ये एक आइस का ब्लॉक है, ठीक है। क्या है हमारा, आइस का ब्लॉक है, और इसमें बोल दिया कि इस आइस के ब्लॉक में कुछ है हमारे पास 12.044 इंटू 10 की पावर 24 H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें बस सिंपली बताना है कि मोल्स ऑफ H2O कितने हैं इस आइस ब्लॉक के अंदर। तो आसान चीज है, निकाल सकते हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ H2O बराबर हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12.044 इंटू 10 की पावर 24 बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा, यहां से आ गया 2, 10 की पावर 23 बाय 10 की पावर 24, ये बचा 10। तो 20 मोल्स इज द आंसर। तो इस आइस ब्लॉक के अंदर कितने मोल H2O है, इस आइस ब्लॉक के अंदर 20 मोल H2O है, ठीक है। बस ये सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अब हमसे पूछा हुआ है कि हमने जस्ट अभी इससे ऊपर वाला जो केस किया जिसमें हमने निकाला था कि CO2 के मॉलिक्यूल्स, है ना, यहां से क्या कैलकुलेट किया था कि भाई CO2 के मॉलिक्यूल्स हमने निकाले थे। अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द अबव केस। तो इस केस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये हमें बताना है। क्या हमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए? अगर मॉलिक्यूल्स निकाल लिए तो क्या एटम्स देखे जा सकते हैं? हाँ आसान है, देखते हैं भाई। देखो NH3 का एक मॉलिक्यूल अगर मैं देखूं, सॉरी CO2 है यहां पर, CO2 का अगर एक मॉलिक्यूल देखूं तो ये किससे बना है? इसके अंदर एक तो कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, दोनों को जोड़ोगे कितना हो गया? 3 एटम्स है, ठीक है। तो मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हो गए भाई? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है? 3 एटम्स है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर मेरे पास CO2 के यहां पर 10 मॉलिक्यूल होते तो टोटल एटम्स कितने हो जाते? एक मॉलिक्यूल में 3 है तो 10 मॉलिक्यूल में 10 इंटू 3 30 हो जाते। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल होते तो कितने एटम्स हो जाते? 100 इंटू 3 300 एटम्स हो जाते। यहां पे 1000 होते तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते 3000 एटम्स हो जाते, है ना। बट अभी एग्जैक्टली यहां पे CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं क्या मैं निकाल चुका हूं पहले, क्या अभी हमने देखा था? तो वो कितने आ रहे थे? तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स अभी कैलकुलेट करे हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 24, कितने एटम्स आ गए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द अबव केस। ओके, एक और सिनारियो है।
अब हमसे पूछ लिया कि भाई ये जो लास्ट केस हमने देखा है यही वाला, इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर टोटल प्रोटॉन्स या टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछे हुए, तो ये बताने कि टोटल प्रोटॉन्स कितने होंगे या टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो एक बार कैलकुलेट करें, वो भी देखते हैं भाई। देखो भाई, जब ऐसा आए हमारे पास कि इंडिविजुअल चीजें पूछ ली, एटम्स पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए, प्रोटॉन्स पूछ लिए, ठीक है, तो याद रखना है हमें सबसे पहले क्या करना है, टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल लेना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेना है, और फिर चेक करना है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी चीज पूछी है वो कितनी है। जैसे यहां पे एटम पूछे थे तो हमने एक मॉलिक्यूल में देखा तीन एटम्स है। अब यहां पे पूछा पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर मैं CO2 का मॉलिक्यूल देखूं, ठीक है, CO2 का मॉलिक्यूल देखूं तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाते हैं अगर न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कार्बन में हो जाएंगे भाई 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8, लेकिन हमें पता है यहां पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो 8 इंटू 2 16 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आ गए। तो टोटल कितने आ गए भाई, ये आ गए हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, CO2 के टोटल मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 24। एटम्स नहीं ले लेना, एटम्स ले लेते हैं बार बार बच्चे कई बार, है ना, और वो गलती कर देते हैं। मैंने क्या किया है मैंने निकाला है एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तुम्हें यहां क्या पता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, ठीक है। तो बस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बराबर हो जाएगा क्या, कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो है 6.022 इंटू 10 की पावर 24, और ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास अगला पूछा हुआ है इसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो भाई CO2 के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, है ना, तो कोई इसके अंदर बहुत अलग करने की जरूरत नहीं है। कार्बन में 6 प्रोटॉन आएंगे, ऑक्सीजन में 8 आएंगे, 8 इंटू 2 16, तो एक मॉलिक्यूल में 16 प्रोटॉन्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम ही हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 24 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन है, 16 ही प्रोटॉन है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। क्लियर, आसान चीज है, आगे चले, ठीक है। ओके, चलो इस पे ना कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। चलिए, सपोज एक बॉक्स है, इसमें कुछ आयंस हैं हमारे पास, ठीक है, आयंस की भी एक बार बात कर लेते हैं। तो ऐसा बोला हुआ है कि 20 मोल है हमारे पास CO3 2- आयंस, कार्बोनेट आयन ले लेते हैं इस बार, ठीक है। 20 मोल CO3 2- आयंस है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, कैलकुलेट नंबर ऑफ, पहला है एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर दूसरा है एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, फिर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स पूछ सकता है या न्यूट्रॉन्स पूछ सकता है, कुछ भी बात, किसी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पहले सिंपल सी चीज है, मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो बड़ा आसान तरीका है, हमने देखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स नहीं आयंस हो जाएंगे, सॉरी, ठीक है, आयंस बोलेंगे यहां पे, मॉलिक्यूल्स टर्म गलत हो जाएगी। तो आयंस तुम्हें पहले कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं मुझे कितने, 20 मोल। नंबर ऑफ आयंस आपको कैलकुलेट करना है कि कार्बोनेट आयन CO3 2- आयंस कितने हैं, बाय एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है। तो नंबर ऑफ CO3 2- आयंस कितने हो जाएंगे,
20 Na। ठीक है, बस Na यहां ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया। Na की वैल्यू मैं रख नहीं रहा हूं, ठीक है। अगर चाहिए ऑप्शन में Na की टर्म्स में है तो ऐसे ही यूज कर लेंगे, या अगर प्रॉपर वैल्यू है तो Na की वैल्यू कभी भी रख करके एग्जैक्ट आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ CO3 माइनस आयंस हमारे पास आ गए कितने, 20 Na। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि भाई इस बॉक्स के अंदर ये बताओ कि टोटल एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो अगेन क्या करेंगे, पहले एक आयन को एनालाइज करेंगे, CO3 माइनस, इसके अंदर गिनो भाई कितने एटम्स है। गिनेंगे तो देखेंगे यहां पर मिल रहा है हमें एक कार्बन और साथ में मिल रहे हैं 3 ऑक्सीजन। ठीक है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल जो एटम्स आ रहे हैं वो कितने हैं, टोटल 4 एटम्स हैं। ठीक है, क्लियर है बात, आसान चीज है। तो टोटल इसके अंदर हमारे पास 4 एटम्स हैं। तो एक आयन में 4 एटम, अगर ऐसे 10 आयन होते तो एटम कितने हो जाते, एक में 4 तो 10 के अंदर 40। ऐसे 100 आयन्स होते तो टोटल एटम्स कितने हो जाते, एक में 4 तो 100 में 400। ठीक है, हमारे पास है कितने अवेलेबल आयन्स, निकाला तो हमने 20 Na। ठीक है, तो टोटल एटम्स हो जाएंगे बराबर हमारे पास कि नंबर ऑफ आयंस इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन आयन। एक आयन के अंदर कितने एटम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस आए हैं हमारे 20 Na, पीछे कैलकुलेट करा, और एक आयन के अंदर कितने एटम्स हैं, वो 4 हैं। तो ये आ गया आपका 80 Na। ठीक है भाई, आसान चीज है, 80 Na इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो दूसरा आंसर आ गया हमारा 80 Na। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अगला पार्ट क्या पूछा हुआ है कि बताओ इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आयन की बात करनी है कि CO3 माइनस का एक आयन देखो और इसके अंदर निकालो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, और ऐसे कितने एटम्स हैं, 3, तो 8 इंटू 3 कितने हुए, 24 इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहां 2 माइनस भी आ रहा है। ये 2 माइनस का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए हैं उसने बाहर से। ठीक है, वो कहां से आए अपने को कोई पता नहीं, मतलब नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से ले रखे हैं, तो ये 2 ये और जोड़ देंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 24 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उधार के। ठीक है, तो ये हो गए 32। तो भाई एक मॉलिक्यूल, एक आयन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, हमेशा देखो ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना यार, टोटल एटम्स को मत यूज कर लेना। हर बार हमें क्या करना है, या तो टोटल मॉलिक्यूल्स या टोटल आयंस। ठीक है, क्योंकि हम एक आयन के अंदर देख रहे हैं ना कि एक आयन में कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आए थे 20 Na इंटू एक आयन में कितने, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आ गए 640 Na। कितने आ गए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 640 Na। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, Na रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। Na पता है ना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसमें जैसे रखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन्स। अभी बताना है कि भाई इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं। प्रोटॉन्स देखते हैं, तो चलो CO3 माइनस को देखेंगे। कार्बन के अंदर, एक कार्बन में कितने प्रोटॉन्स, 6 प्रोटॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, तो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन, 8 इंटू 3। ठीक है, 24 प्रोटॉन यहां से आ गए, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, 30 प्रोटॉन। अभी 2 जोड़ने की जरूरत तो नहीं है ना, नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन थोड़ी है। प्रोटॉन तो कहां है, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 प्रोटॉन इसके पास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8, और ऑक्सीजन ऐसे कितने हैं, 3 है, तो 8 इंटू 3 24। तो एक आयन में टोटल 30 प्रोटॉन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए बॉक्स में, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू टोटल आयंस 20 Na इंटू एक आयन में कितने प्रोटॉन है, दैट इज 30, तो आ गया 600 Na, 600 Na। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो थर्ड लास्ट का आंसर हो जाएगा 600 Na। इस टाइप से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल के बारे में ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं,
इन्हीं को ही घुमा घुमा करके हमारे पास कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास वेइंग। अब देखो हमने काउंटिंग तो सीख ली है ना, काउंटिंग सीखी कि काउंट करते हैं तो मोल की टर्म्स में हम काउंट कर सकते हैं। जैसे जनरल लाइफ में मैंने बताया था कि डजन में और लैक्स के अंदर काउंट करते हैं, करोड़ में काउंट करते हैं, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऐसे टाइप काउंट करते हैं। लेकिन एटॉमिक लेवल पे जो काउंटिंग करते हैं वो किस में होती है, मोल्स के अंदर होती है। अगेन फिर से करता हूं मैं, सब ऐसे करा मैंने, ठीक है। हाथ के अंदर मेरे पास बहुत सारे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। इसके अंदर भी करोड़ों और अरबों मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। अब मेरे को उसका वेट करना है, ठीक है। या एक इसके अंदर मैं देखता हूं कि भाई मेरे को एक एटम निकाल करके अलग या एक मॉलिक्यूल निकाल के उसका वेट करना है, तो क्या मैं ग्राम में कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ग्राम तो बहुत बड़ी यूनिट है यार, ठीक है ना। ग्राम तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई है, तो उसको तो यूज करते नहीं है ना। क्या यूज करते हैं? कुछ और यूज करते हैं। उससे पहले हम जनरली बात करते हैं कि वेइंग होती कैसे है, ठीक है। वेइंग कैसे होती है, सिंपल सी बात समझे कि यहां पे हमने क्या किया, जिस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, जिस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है उसको हम यहां पे रख देते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहां पे, सपोज मुझे इसका वेट करना है। और फिर क्या करते हैं, दूसरी तरफ रखते हैं स्टैंडर्ड ब्लॉक्स। कुछ ऐसे सपोज मैंने 100 ग्राम के ब्लॉक्स रखने चालू करे, है ना। और ऐसे सपोज मैंने ऐसे 2 या 3 ब्लॉक्स रखे 100 ग्राम के, तो ये वेइंग मशीन सेंटर में आ गई। तो मैं क्या बोल दूंगा, इसका वेट कितना है भाई, इसका वेट कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। अब ठीक है, सिंपल सी चीज थी, मैंने 100 ग्राम के 3 ब्लॉक्स रखे, वेइंग मशीन सेंटर में आई, मैंने बोल दिया इसका वेट कितना है, 100 ग्राम। अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये 100 ग्राम का ब्लॉक है, ये किसने बताया भाई? हाँ? तो एक अलग यूनियन है, ठीक है, जिन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि भाई 100 ग्राम का ब्लॉक इतना बड़ा होगा। एक्चुअली क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, जिन्होंने प्लैटिनम इरिडियम का ब्लॉक लेकर के बताया हुआ है कि भाई ये 1 kg है, और किसी को अगर 1 kg चाहिए तो वो एक 1 kg का सिलेंडर है, ठीक है। और ये बोल दिया है कि भाई इसको 1 kg मानना है तुम्हें सबको। तो ग्लोबली जिसको भी 1 kg चाहिए, 1 kg का ब्लॉक बनाना है, वो हमारे पास आओ और इसके रिस्पेक्ट में 1 kg जितना भारी ये है इतने ही बड़े ब्लॉक्स बना करके ले जाओ, ठीक है। तो उससे अपने 1 kg के ब्लॉक्स सभी बना सकते हैं। ऐसे ही जैसे यहां पे फिक्स कर दिया गया, ठीक है, हम ही नहीं, किसी मतलब थोड़े ज्ञानी इंसानों ने फिक्स कर दिया कि भाई इस वेट को 1 kg बोल रहे हैं। ऐसे ही एटम्स के लिए जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है या फिक्स्ड रेफरेंस है वो क्या है, AMU, ठीक है। तो क्या है, AMU, 1 AMU, ठीक है। 1 AMU कितना होता है, ये इतना बड़ा होता है ये, ठीक है। AMU का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। या फिर यूनिफाइड मास भी बोल दिया जाता है, यूनिफाइड मास भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो 1 AMU या 1 U कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब भाई अगर मेरे को मेजर करना है तो क्या करूं, देखो सपोज मुझे क्या करना है, यहां पे एक सल्फर का एटम है मेरे पास, ठीक है। सल्फर का एटम वेइंग मशीन, ऐसे इमेजिनरी टाइप चल रहा है, ठीक है। ऐसे सल्फर का एक एटम में उठा के रख नहीं सकता, मान लेते हैं मैंने उठा करके वेइंग मशीन पे रख दिया, एक तरफ सल्फर रख दिया और दूसरी तरफ क्या करा, दूसरी तरफ मैंने कोई स्टैंडर्ड ब्लॉक रखने चालू करे, ठीक है। एक ब्लॉक कितना बड़ा है, एक ब्लॉक है 1 AMU के बराबर, है ना। और ऐसे जब 1 AMU वाले मैं 32 ब्लॉक्स रख दूंगा तो वेइंग मशीन क्या होगी, सेंटर में आ जाएगी, लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस सल्फर एटम का वेट कितना हो गया, 32 AMU हो गया, क्योंकि ऐसे 1 AMU वाले 32 ब्लॉक्स रखे थे तो वेइंग मशीन सेंटर में आ गई। तो मैंने बोल दिया सल्फर एटम का वेट कितना है भाई, 32 AMU या 32 AMU है, ठीक है। 1 AMU की एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे तो ये होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, या ग्राम्स में लिखेंगे तो -24 ग्राम्स, ठीक है। 1 AMU होता कितना है, क्या है 1 AMU, क्या है देखो। कार्बन पे आते हैं वापस, कार्बन 12 की बात करी थी हमने स्टार्टिंग में कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो 13-14 तो रेडियो एक्टिव अपने काम के लिए। C12 जो कि स्टेबल चीज है, ठीक है। C12 के एक एटम का वेट, तो कार्बन 12 का एक एटम लेंगे और उसका जो भी वेट आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से, ठीक है।
कार्बन 12 के एक एटम का जो वेट है उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू योर 1 AMU। ठीक है, तो जो रेफरेंस है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का वेट मेजर करने के लिए जो AMU रेफरेंस है वो यहां से आता है। कार्बन 12 के एक एटम का वेट लो, उसे 12 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 AMU के बराबर है। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं 1/12 ऑफ द वेट ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, सिंपल सी भाषा में तुम समझ गए हो 1 AMU क्या है, कहां से आता है। ठीक है, चलो भाई, फिर हमें टाइप्स ऑफ मास की बात करनी है। ठीक है, अलग अलग टाइप के मास हमें लिखे हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करोगे, बुक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये सब चीजें क्या है। ठीक है, समझते हैं एक बार। तो एटॉमिक मास पहले सिंपल लैंग्वेज में मैं ना वो लिख रहा हूं इसको। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास क्या है, एक एटम का मास, एक एटम का मास, एटॉमिक वेट भी बोल देते हैं। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। ठीक है, जैसे मेरे से बोले कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक मास मतलब सोडियम के एक एटम का वेट कितना होगा, वो है 23 AMU। कितना है, 23 AMU। सिंपल, दैट्स इट। ये वैल्यूज मेरे को याद करनी है। ठीक है, कैसे पता चली, टेबल्स मिल जाएंगी। ठीक है, बुक्स वगैरह में लिखा होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमें वहां से याद करना है। याद कैसे करने हैं, रट्टा मारना है प्रॉपर सही से, एटलीस्ट 20 तक तो याद करने, 1 to 20। ठीक है, बचपन में ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते या भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर भूल गए हो तो 1 से 20 तक के सारे एटॉमिक नंबर दोबारा से रिकॉल करने हैं। 1 से 20 तक सारे के सारे एटॉमिक मास वो भी अगेन याद करने हैं सारे। ठीक है, रट लेने हैं वो, तो उसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है, जब भी सवाल करोगे वरना ढूंढते रहोगे। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, 23 AMU। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया या NH3। ठीक है, अमोनिया का या NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है। जैसे अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक एटम है कौन सा, नाइट्रोजन का, 3 एटम है कौन से, हाइड्रोजन के। ठीक है भाई, तो नाइट्रोजन का एक एटम का वेट कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के एक एटम का वेट कितना हो जाएगा, मुझे पता है 14 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना है, 1। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं यहाँ पे, 3, तो 1 into 3 कितना आ गया, 17U। ठीक है, 17U यूनिफाइड मास अभी पढ़ा था ना। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हम AMU नहीं लिखते हैं, यूनिफाइड मास जनरली यूज होता है। इसके लिए भी मैं इसको भी 23U लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए दोनों चल जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास के लिए हम यूनिफाइड मास ही यूनिट जो है वो यूज करते हैं। तो 17U वैल्यू दोनों की बराबर है, यूनिफाइड मास और ये कुछ अलग चीज नहीं है, वैल्यू दोनों की सेम ही है। 1 AMU और 1U दोनों की वैल्यू यही आती है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। क्लियर है। फिर आता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका क्या मतलब है, 1 मोल एटम्स का मास, 1 मोल एटम्स का मास, वो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना, जो 1 AMU है दैट इज इक्वल्स टू, ये जो 1 AMU है दैट इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। ठीक है, कुछ तो जुगाड़ सेट किया हुआ है, कुछ है ऐसा। ठीक है, कि 1 AMU 1/Na ग्राम के बराबर आता है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बस हम इसको ध्यान रखेंगे कि 1 AMU बराबर कितना है, 1/Na ग्राम। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर जो अभी पढ़ के आए थे। तो 1/Na ग्राम के बराबर होता है 1 AMU। तो अब मुझे क्या निकालना है, 1 मोल एटम्स का मास निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, जैसे मेरे से पूछे कि ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास बताओ। तो पहले क्या करूंगा, एक एटम का मास, एक एटम का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एक एटम का मास कितना है, अभी ऊपर लिखा था हमने 23 AMU इंटू Na। ठीक है, AMU अभी सीख करके आए हैं हम, अभी देखा कितना, 23 इंटू 1/Na ग्राम। ठीक है, ये Na से Na क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, 23 ग्राम बचा। ठीक है, तो सिंपल देखो, कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ग्राम एटॉमिक मास सिंपली ये याद रखो, जो वैल्यू है, बस
वैल्यू तो सेम रहेगी, तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यूनिट बदल जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूं एटॉमिक मास तो आंसर है 23 AMU, मतलब एक एटम के मास की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं पूछ रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास तो वो कितना हो जाएगा, ग्राम्स में लिख देंगे, वैल्यू सेम रहेगी, 23 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं इसको ग्राम्स में निकाल सकता हूं? क्या एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 AMU पता है ना, मैं 1.66 इंटू 10⁻24 या वैल्यू रख देना, ठीक है, तो ग्राम्स में भी आ जाएगा। सेम ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास, ठीक है, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास इन ग्राम्स, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर मुझसे पूछे व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM ऑफ NH3, तो वैल्यू सेम रहेगी, कितना, 17, बस ग्राम्स में रहेगी, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, एटॉमिक मास एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास एक मोल का मास, दोनों AMU में या U में लिखे जाएंगे, यूनिफाइड मास की टर्म्स में लिखे जाएंगे। फिर ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम्स का मास, ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास विल बी एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यूनिट बदल जाएगी, बस ग्राम्स में लिख देना है, सिंपल सी चीज है। अच्छा, इसको ना कभी कभी ऐसे कॉमनली लिख दिया जाता है मोलर मास, तो मोलर मास एक जनरल टर्म है, ठीक है, एक मोल सब्सटेंस का मास, एक मोल सब्सटेंस का मास, ठीक है। तो वो एक जनरल टर्म है, वो हो सकता है कि एटम्स की बात कर रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक हो गया, है ना, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, एक मोल आयंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आयंस का मोलर मास पूछ रहे हैं तो मतलब एक मोल आयंस का मोलर मास हो गया, इस टाइप से। तो मोलर मास एक जनरल टर्म है, मतलब किसी भी चीज के एक मोल सब्सटेंस का मास, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने एक तरीका देखा था क्या, कि नंबर ऑफ पार्टिकल से कैसे निकालते हैं, दूसरा तरीका और है मोल्स कैलकुलेट करने का, वो क्या है कि वेट से कैसे निकालते हैं या मास से कैसे निकालते हैं। अच्छा, अपना केमिस्ट्री के अंदर वो मास और वेट का फंडा नहीं है, ठीक है ना, तो एटॉमिक वेट भी एक ही बात है, एटॉमिक मास भी एक ही बात है, तो कोई इसमें कंफ्यूज जी वगैरह लगाने की कोशिश मत करना, एटॉमिक मास बोलूं एटॉमिक वेट बोलूं एक ही सेंस है दोनों चीजों का। चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस का वेट तुम्हारे पास गिवन है वो डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, जिस भी सब्सटेंस को लिख रहे हो उसका मोलर मास। जैसे पहले ही क्वेश्चन है सिंपल, एक बॉक्स है उसमें 340 ग्राम्स ऑफ अमोनिया है और तुम्हें क्या निकालना है, उसके मोल्स निकालने, मोल्स ऑफ अमोनिया निकालने। तो क्या करोगे, वेट लोगे 340 ग्राम, है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास लोगे अमोनिया का मोलर मास कितना है, 17 होता है, तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास 17, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, 20 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, तो मोल्स कितने आ गए, 20 मोल्स। आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ, तो यहां पे हमारे पास अब क्या उल्टा बोल दिया है, मतलब हमें मोल्स दे दिए और वेट पूछ लिया है, तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में मोलर मास, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिए हमें, 20, वेट हमें कैलकुलेट करना है, और मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया, 12 और 4 16, तो यहां से वेट देखोगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 16, तो ये आ गया 320 ग्राम्स, ठीक है, आसान है। एक और देख लें क्या, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक रखा हुआ है किसका, CaCO3 का ब्लॉक रखा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का ब्लॉक रखा हुआ है, कितना 500 ग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि मोल्स ऑफ CaCO3 कितने हैं, मोल्स ऑफ CaCO3 ऐसे सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितने हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे, वेट CaCO3 का वेट कितना है इस ब्लॉक का 500 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास निकाल सकते हैं क्या, कैल्शियम का होगा 40, कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन का होता है कितना 32 इंटू 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, कैलकुलेट करोगे सॉल्व करोगे तो 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, तो कितना है मोल्स ऑफ CaCO3 5 आ रहे हैं। आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं इसके अंदर, ठीक है।
चलो भाई आगे चलते हैं। तो अब हमने दो फॉर्मूले पढ़े और दोनों फॉर्मूले को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। दोनों नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले थे क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास, है ना। तो अब इसका यूजेज क्या है, बेसिकली अगर मुझे कोई एक चीज दी हुई है मैं दूसरा कुछ कैलकुलेट कर सकता हूं। ये तो फिक्स चीज है, मोलर मास मुझे याद है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर फिक्स है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे तो क्या मैं वेट निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। वेट दे दे तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहां तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है ऑक्सीजन के, तो तुम्हें बताना है इसका वेट कितना होगा। तो 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट हमें बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो लिखूंगा 3.011 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है, जो दिया हुआ है वो कितना है 22। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। वेट ऑफ सब्सटेंस ये आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास, O2 का मोलर मास कितना होता है 32 होता है, ठीक है। तो यहां से जब देखेंगे भाई ये कैंसिल आउट होगा कितने पे, 2 टाइम्स पे कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा कितने पे 10 पर। तो वेट जो आएगा वो 32 इधर चला जाएगा, 32/20, ठीक है। 32/20 ये आपको आ गया 1.6 ग्राम। यहां मैंने ऑक्सीजन का जो वेट है वो 32 ले लिया था, 32 नहीं है 16 इंटू 3 होगा ना, ठीक है। तो मैंने गलती से O2 का वेट लिख दिया था, O का वेट कितना है 16 है, O2 का वेट 32 होता है। तो वेट आ गया यहां पर कितना 32/20 दैट इज 1.6 ग्राम। तो इस अगर पूछे कोई कि इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1.6 ग्राम O2 इज प्रेजेंट इन द बॉक्स। चलो आगे चलते हैं और देखें, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9.5 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन PO4 3- के अंदर 9.5 ग्राम PO4 3- आयंस मतलब फॉस्फेट आयंस हमारे पास इतने अवेलेबल हैं और पूछा कि भाई उसमें इलेक्ट्रॉन्स बताओ, ठीक है। तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह कुछ भी निकालने के लिए मुझे पहले या तो टोटल आयंस पता हो या टोटल मॉलिक्यूल्स पता हो, तभी मैं ये काम कर सकता हूं। तो पहले टोटल नंबर ऑफ आयंस निकाले, देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगेन रिलेट करेंगे इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। वो पार्टिकल यहां पे क्या है PO4 3- आयंस बाय एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास। तो वेट दिया है कितना 9.5, ठीक है, और PO4 3- ये कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे। फॉस्फोरस का होता है 31 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 4, तो 95 ही आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये 95 हो गया, आसान सी कैलकुलेशन है। पॉइंट हटा, नीचे 10 आ गया, ये कैंसिल आउट। तो अगर देखें यहां से नंबर ऑफ PO4 3- आयंस फॉस्फेट आयंस वो कितने हो गए, Na इधर मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइडेड बाय 10, Na/10 हो गए। तो नंबर ऑफ आयंस मेरे पास कितने आ रहे हैं Na/10 आ रहे हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, हाँ। अब एक आयन के अंदर देख लो, मेरे पास टोटल आयंस आ गए, एक आयन के अंदर चेक कर लो इलेक्ट्रॉन्स कितने। तो PO4 3- की बात करूंगा अगर मैं, PO4 3-, ठीक है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15, तो फास्फोरस के अंदर हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो 8 इंटू 4 32 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से उधार है 3- चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। कितना हो गया ये हो गया आपका 32 और 3 35 60 50 इलेक्ट्रॉन हो गए, 50 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो PO4 3- के अंदर एक PO4 3- के अंदर एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है 50 इलेक्ट्रॉन है। और टोटल आयंस कितने, टोटल नंबर ऑफ PO4 3- मैं निकाल चुका हूं, इतने हैं, ठीक है। बस सिंपल चीज है। अब तो हमारे पास क्या बचा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो, टोटल नंबर ऑफ आयंस Na/10 इंटू एक आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, वो थे 50, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 5 Na आ गया। क्लियर है, सिंपल सी चीज थी।
तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, वेट दिया हुआ था कि भाई इतना वेट है कुछ आयंस का, फॉस्फेट आयंस का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। तो तरीका क्या है, पहले हम वहां से गए, वेट से हमने निकाला कि नंबर ऑफ आयंस कितने, टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करें। फिर मैंने देखा कि एक आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि एक आयन के इलेक्ट्रॉन पता चल गए, फिर तो जितने भी टोटल आयंस हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस देखेंगे और हम और कैसे तरीके से, किस तरीके से मोल्स निकाल सकते हैं, एक और तरीका और हमें सीखना है अभी। ठीक है, चलो।